नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पीजी डिप्लोमा इन यौगिक साइंस योग दर्शनम यूनिट 3 का 8वां सेशन हमारा हो रहा है, जिसका विषय है चित्त की 5 अवस्था। चित्त की 5 जो भूमियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे और इसको एक एक करके समझेंगे और ये सब है क्या और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपको ध्यान है कि हमने इससे पहले की जो कक्षा है उसमें जाना चित्त की 5 वृत्तियों के बारे में। 5 वृत्तियां जो हमने पढ़ी उसी के बारे में इन्हीं को और जानने के लिए महर्षि व्यास जी ने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में भी बताया। व्यास भाष्य में बताया गया है चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, उनको आज हम समझेंगे कि चेतना की 5 स्तर 5 अवस्थाएं कौन सी है। पूरा विश्व इसी 5 अवस्थाओं में रहता है, तो कैसे कैसे उनको हम समझें। तो चित्त की उसकी 5 अवस्थाएं जैसा कि योग दर्शन में वर्णित है, केवल प्राचीन समय तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में भी इनका महत्व और गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जब भी हम कोई भी अध्ययन करते हैं, पुस्तक का, दर्शन है, चाहे शास्त्र है, किसी भी विद्या का, तो उसका ये संबंध हमारा समाज के साथ जोड़ के यदि करते हैं तो आपका विद्या ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। यदि हम उसको नहीं विचार करते आधुनिक जीवन में उसका क्या महत्व है, तो आपका विद्या एकाकी हो जाएगा, केवल रटत हो जाएगा और वो हमारे लिए भार देने वाली विद्या होगी, उपकारी नहीं होगी। इसलिए महर्षि पतंजलि के जो सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, उनको आधुनिक जीवन में कैसे उपयोग में लिया जा सकता है वो हम सब जान रहे हैं। पतंजलि द्वारा बताए गए सिद्धांत हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को समझने और सुधारने में मदद करते हैं, क्योंकि मनुष्य दो तरह से परेशान होता है, भावनात्मक जगत से, और जब भावनाएं जब उसकी शुद्ध नहीं होती तो वह विचारों को अशुद्ध कर देता है, और विचार अशुद्ध होते हैं तो उसका जो कर्म होते हैं, एक्शन में जो आता है, उसके कर्म अशुद्ध हो जाते हैं। और कर्म जब अशुद्ध होते हैं तो उसके संस्कार, जो आदतें, जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार से उसका प्रारब्ध बनता है और उसी से आगे परिणाम बनते हैं। तो इस प्रकार से सारा खेल हमारा भाव जगत से जुड़ा हुआ है और उसको हम समझेंगे इन अवस्थाओं के माध्यम से। क्षिप्त पहला भूमि, ऐसे 5 भूमियों में जो पहला भूमि है क्षिप्त भूमि, जिसमें विचलित चित्त बोलते हैं। चित्त का अर्थ हम जान चुके हैं, चित्त का अर्थ होता है मन। मन चित्त है और इसकी विशेषताएं हैं, चित्त अत्यधिक विचलित और अस्थिर रहता है। मन विचलित भी होता है और अस्थिर भी है। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये सब चित्त में ऐसा एक घमासान, एक युद्ध की तरह एक पूरा विचारों का बवंडर चलता रहता है। कहाँ स्थिरता नहीं है, कोई निर्णय लेने में असमर्थ है, ऐसी स्थिति उसे हम कहते हैं अत्यधिक विचलित अस्थिर चित्त की निशानी होती है। ये मन बाहरी विषयों और कामनाओं में उलझा रहता है, ये क्षिप्त अवस्था का लक्षण है, विशेषताएं हैं। और बाहरी विषय यानी बाह्य जगत के साथ उसका मेन अटैचमेंट रहता है, उसके साथ संलग्न रहता है। और कामनाएं यानी उसमें इसमें विषयों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षा बनी रहती है, उनको मैं कैसे प्राप्त करूं। एक विचार से दूसरे विचार पर जल्दी जल्दी कूदता रहता है। जैसे गिलहरी को देखा, वो एकदम एक शांत जगह नहीं रहती, ऐसे हिलती रहती है इधर से उधर, ऐसा ही उसमें कुर्दन चला रहता है, कूदती रहना, ये विचारों का उसमें प्रवाह चलता है। आधुनिक प्रभाव इससे होता क्या है, ये अवस्था वर्तमान समय में मल्टीटास्किंग और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से मिलती जुलती है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बड़े कोर्स चल गए हैं, एक साथ हम कई काम करना चाहता है व्यक्ति, क्योंकि ये सब डिजिटल है, उसी वजह से वो अपने लाइन से, अपने विषय से हट जाता है, देख रहा है कुछ और अपने स्थान से वो कहीं और चला गया, क्योंकि बहुत कुछ उसको सामने आता है। एक विषय को उसने खोजा तो उसको खोज करके वह उसको पूर्ण पढ़ करके वो बंद नहीं करता उस विषय को। मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस विषय के आगे फिर नया विषय जुड़ जाता है तो वो नए विषय में प्रवेश कर जाता है, फिर नया विषय मिल जाता है उसे। इस प्रकार से वो आगे से आगे उसका डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो बढ़ता रहता है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जिसे हमने कहा। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार सूचना के प्रवाह के कारण लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं रहता, ये बड़ा कारण इसे क्षिप्त बुद्धि कहते हैं, विचलित चित्त बोलते हैं। यह तनाव, चिंता और उत्पादकता में कमी का कारण बनती है। इनमें तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और उत्पादकता कम हो जाएगी,
वो जो इससे उसके लाभ होना चाहिए था, आउटपुट कम होगा, वह जीवन को खपाने लगता है, जीवन को गंवाने लगता है, जीवन दिन भर का पूरा व्यर्थ चला जाता है। इसके कारण से कुछ आउटकमिंग नहीं होती, उत्पादकता नहीं होती, फिर लास्ट में उसको लगता है कि आज का दिन मेरा चला गया ऐसे ही। तो ये उसको एहसास भी नहीं हो पाता, उसी में वह रम गया, क्योंकि वो बाहरी विषयों में फंसा हुआ है। समाधान इसका क्या है? ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें, क्योंकि आत्मचिंतन करें। जैसे माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग तकनीक जो है, इस अवस्था को नियंत्रित करने में मदद करता है। मन को नियंत्रित करना है तो हम अपने प्राणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये एक माध्यम है जिससे वह अपने को स्वयं को जान सकता है, समझ सकता है। क्षिप्त अवस्थाओं में, 5 अवस्थाओं में एक और समझना है, इनमें हमारे 3 प्रकार के जो गुण होते हैं प्रकृति के, जिनमें सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। इन गुणों के कारण से व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी, एक उसका व्यक्तित्व बनता है। तो व्यक्तित्व क्षिप्त अवस्था में जो होता है, उसमें रजोगुण जो होता है वह उसमें सक्रिय रहता है, ये ध्यान रखना है। रजोगुणी होता है जिसके कारण वह बहिर्मुखी ज़्यादा रहता है, एकाग्रता उसमें कम होती है। मूढ़ अवस्था आलस्य और अज्ञान के कारण होता है। इसकी विशेषताएं हैं, चित्त आलस्य, निष्क्रियता और मोह में फंसा रहता है। मोह का अभिप्राय यानी वह ममत्व में, मेरा अपना है, मेरा अपना है, उस वस्तु प्रेम में वो फंसा रहता है, उसको छोड़ नहीं पाता, त्याग नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति मोह कहलाती है। निष्क्रियता, कुछ क्रियाशीलता नहीं है, एक शिथिलपन रहता है, उसमें आलस से भरा रहता है। ऐसी अवस्था मूढ़ की अवस्था है। मूर्ख पूर्ण जीवन वह यापन करता है। मूढ़ यानी मूर्खतापूर्ण जीवन को जीना। अज्ञान कहा, ज्ञान न होना, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, ऐसी स्थिति में वह, इसे हम तामसिक गुणों का प्रभाव जिसमें अधिक देखने को मिलता है। तामसिक, तमोगुण का मतलब, तम यानी अंधकार, अंधकार में उसका जीवन होता है। अंधकार है, अंधकार छाया रहता है, ज्ञान के ऊपर एक पर्दा बना रहता है, स्पष्टता से उसका काम नहीं करता, उसका जो विवेक है समझ नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, जो कहे वैसा वह व्यक्ति कर लेता है, उसके पीछे हो जाता है। इसको बोलते हैं मूढ़। अज्ञानता के कारण वह गलत कार्य में तल्लीन रहता है। व्यक्ति प्रेरणा और स्पष्टता की कमी महसूस करता है, वह स्पष्ट नहीं है अपने निर्णय पर, समझ नहीं है उसको, इसको जो कहे वह कर लेता है। ऐसी स्थिति मूढ़ व्यक्ति की है। और मूढ़ व्यक्ति दुनिया में दुखी रहते हैं, परेशान यानी मोहग्रस्त रहते हैं। आधुनिक प्रभाव क्या है इसका? ये मानसिक थकावट देता है, डिप्रेशन देता है, और सुस्ती में से जुड़ा रहता है और सुस्ती देता है। ये दुनिया में आज की डेट में डिप्रेशन, तनाव बढ़ता जा रहा है, थकान बढ़ रही है। इसका वजह यही है कि वह व्यक्ति अपने स्व विवेक से निर्णय ले नहीं पा रहा, उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आलस्य ऐसा बढ़ गया है खान पान की वजह से, उसको आलस्य से आलस्य बढ़ता जा रहा है, और उससे वह अज्ञानता, ये तमोगुण के कारण होता है। अत्यधिक आराम करना पसंद करता है, गलत आदतें लग गई, नकारात्मक सोच इस अवस्था को और बढ़ा देता है। ये जीवन शैली जो हमारी आरामदायक जीवन शैली के कारण ये गुण और बढ़ता है। समाधान इसका यही है, योग करें, नियमित प्राणायाम करें, और एक नियमित दिनचर्या अपनाकर इस अवस्था से बाहर निकला जा सकता है। प्रेरणादायक वातावरण और सकारात्मक लोगों का संग भी इसमें सहायक होता है, यानी अच्छी सत्संग, यानी लोगों का, सज्जन लोगों का संग करना चाहिए, जिससे आप अज्ञानता से, आलस्य से बच सकें। उनका जीवन एक अनुशासित, यदि कोई जीवन का आप अनुसरण करते हैं, उनके साथ भी चलते हैं, तो आपका जीवन भी अनुशासित होने लगता है और आलस्य दूर होगा। और ज्ञानवान व्यक्ति के साथ रहने से, प्रकाशवान व्यक्ति के साथ रहने से आपकी अंधकार भी समाप्त होता है। तो ये समाधान है। आधुनिक समस्याएं तो हैं ही, पर मूड को ऐसे ठीक किया जा सकता है। विक्षिप्त अवस्था, तीसरे नंबर की जो अवस्था है, यह अस्थिर, कभी तो अस्थिर होता है और कभी कभी स्थिर हो जाता है। दोनों इसमें स्थिति बनी रहती है। रजोगुणी भी होता है, कभी कभी सत्वगुणी इसमें स्थिरता रहती है। तो ये गुण आप देखते हैं साधु संतों में नजर आता है। ये विक्षिप्त जो अवस्था है, बहुत इसमें सत्व भी दिखता है, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, कभी कभी वह रजोगुणी होते हैं, संसारिक भोगों में भी संलिप्तता नजर आती है,
तो उस वजह से भ्रष्ट भी होते हैं। तो विक्षिप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है, जैसे वैज्ञानिकों को देखें, वो एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य में लगे रहते हैं, दुनिया से दूर रहते हैं। तो एक अवस्था है, सत्व के प्रभाव से ये होता है। चित्त कभी स्थिर होता है, कभी विचलित होता है। रजोगुण का प्रभाव अधिक होता है, इसमें सत्व भी रहता है, रजोगुण ही ज्यादा है। रजोगुण प्रभाव रहता है, और क्योंकि अस्थिरता आती है कभी कभी, और स्थिरता बनी रहती है। नेताओं को देखिए, कितनी बड़ी संघर्ष के बाद वो अपनी जीत को प्राप्त करते हैं, विजयी होते हैं। चुनाव में देखिए, एक से एक बढ़कर के वो रैलियां करते हैं, दिन रात भागना, कितना व्यवस्था में जुटे रहना, क्या क्या नहीं करना पड़ता उन्हें, तो आराम नहीं रहता। और फिर जब राजा बनते हैं, फिर वापस वो भोग विलास में संलिप्त होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रजोगुनी हो गया। पहले उसमें सत्व भी रहता है, ऐसा नहीं सत्व नहीं है। तो दोनों में ये प्रभाव बना रहता है। व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और झलक मिलती है, लेकिन इसे बनाए रखना कठिन होता है। वो सत्व के कारण झलक मिलती है उसे। फिर आता है आधुनिक प्रभाव इसके जीवन में। ये अवस्था वर्क लाइफ बैलेंस को कोशिश में दिखाई देती है। वर्क लाइफ बैलेंस एक होता है जिसमें ये जो आप वर्क करते हैं जीवन में, उसमें एक संतुलन लाने का कार्य करती है, जहां व्यक्ति कभी कभी शांत महसूस करता है और कभी फिर जीवन की व्यस्तताओं में उलझ जाता है। ऐसा स्वभाव इसमें व्यक्तित्व में दिखता है, जो व्यक्ति विक्षिप्त बुद्धि के होते हैं। लोग मानसिक और भावनात्मक स्थिरता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। समाधान इसका यही है, नियमित योगाभ्यास, मेडिटेशन और स्व निरीक्षण इस अवस्था को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने को और स्वस्थ, मजबूत बना सकता है। चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था, केंद्रित चित्त होता है इसमें। ये पहली तीन अवस्थाएं संसारी मनुष्यों के लिए मानी गई है, और आगे की दो अवस्थाएं एकाग्र और निरुद्ध, ये योगियों की अवस्थाएं हैं। एकाग्र से अभिप्राय होता है कि केंद्रित चित्त है, यहाँ धारणा परिपक्व हो चुकी है, ध्यान में उतर गया है और एकाग्र में पहुंच गया और संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो चुका है, वह एकाग्र अवस्था ये है। संप्रज्ञात समाधि, समाधि के जो दो भेद होते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। अब यहाँ जब एकाग्र चित्त में जो व्यक्ति होता है, वो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हो चुका है, यानी वह केंद्रित है, ध्यान से भटकाव में नहीं है। केवल संस्कार है पूर्व जन्म के और इस जन्म के जो उसने पहले किए हैं, बस वही संस्कार कभी कभी हो सकता है उसे बाधित कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, नया सब कुछ नहीं है। विशेषताएं, चित्त पूरी तरह से लक्ष्य के पर केंद्रित हो चुका है। अब उसमें कोई ऐसा द्विधा नहीं है, संशय नहीं है, निश्चय हो गया, अब लक्ष्य पर केंद्रित है। ये अवस्था ध्यान और समाधि के लिए आवश्यक मानी गई है, एकाग्र अवस्था। सतोगुण का प्रभाव इसमें अधिक होता है। सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, सामने उसमें रजोगुण और तमोगुण के मान लीजिए कोई दो दीपक जल रहे हो, प्रकाश में उसे रख दिया जाए तो उनका प्रकाश, दीपक का कुछ भी पता न चले कि उनका प्रकाश है कि नहीं। ऐसा ही शरीर जो धारण करता है सत्व रज तम तीनों को, पर उसमें सत्व इतना अधिक बढ़ गया सूर्य की भांति, वो दो गुण उसमें दब जाते हैं। वो रहते तो हैं शरीर में, पर वो दबो जाते हैं, उसको गौण हो जाते हैं, जैसे सूर्य के धूप में दो दीपक। तो इस प्रकार सत्व गुण प्रबल है, अधिक है इसमें। आधुनिक प्रभाव, ये अवस्था उन लोगों पर में पाई जाती है जो अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और केंद्रित होते हैं, रह सकते हैं, ऐसा आधुनिक प्रभाव है। फ्लो स्टेट, फ्लो स्टेट का मतलब इस अवस्था का उदाहरण है, ये व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम में डूबा रहता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से मिला तो नमस्ते किया, न किसी से राग है न किसी से द्वेष है, बस गहन चिंतन में मुस्कुराता रहता है, न किसी से ज़्यादा लगाव न किसी से द्वेष, तो अपने कार्य में व्यस्त है, मस्त है और उसी में वह संतुष्ट रहता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो एकाग्र चित्त का है, उसे विवेक है, समझ है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये बुरा है। वो दूरदृष्टा की भांति अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे कछुए की तरह बढ़ता रहता है और उससे चिंता नहीं है कि मेरा क्या होगा, वो अपने से संतुष्ट है और विश्वास है, इस संकल्प के साथ वह आगे बढ़ता है। उसे ये भी विश्वास है इस जन्म में यदि कार्य मेरा पूर्ण होता है ठीक है,
फिर अगले जन्म में पूर्ण होगा। ये इतनी दृढ़ आशा से इस विश्वास को बोलते हैं फ्लो स्टेट की भांति वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो इससे एकाग्रता अपनी भंग नहीं होती। इस अवस्था में उत्पादकता और रचनात्मकता अपने चरम पर होती है। वो बहुत कुछ भी नया सृजन कर पाता है और एक नया उत्पादकता भी उससे बढ़ती है यदि आप धीरे धीरे लक्ष्य के प्रति बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ते हैं। समाधान इसका है, यदि ऐसा आप चाहते हैं नियमित हमारा ऐसा बना रहे, उसके लिए नियमित ध्यान करें और मानसिक अनुशासन इस अवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए आहार पर विशेष ध्यान देना रहता है, अपना नियमितता ध्यान करें, ऐसे करने से एकाग्रता और बनी रहती है। अंतिम अवस्था है निरुद्ध अवस्था। इसमें पूर्ण नियंत्रण होता है। ये निरुद्ध योगश्चित्तवृत्ति निरोध है जो हम पढ़ते हैं, वह निरुद्ध जो है वो यहाँ घटित होता है। जब चित्त पूर्णतया से अवरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है, तब ये घटना घटित होती है। अवस्था चित्त की ऐसी चेतना अवस्था है जिसमें पूरी तरह से सत्व रज तमोगुण भी है, ये विलय हो जाते हैं। चित्त पूरी तरह से नियंत्रित और शांत हो जाता है और उसका कोई न तो अपने आनंद के प्रति उसका आकर्षण होता है, वह बिल्कुल सहज हो जाता है। सभी वृत्तियां, मानसिक उतार चढ़ाव जो उनमें होता है वह शांत हो जाती हैं, वह स्थिर हो जाती हैं। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। व्यक्ति का स्वयं से परिचय होता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो तीसरा सूत्र है योग दर्शन का, वह इसमें घटित हो जाता है, वह स्वयं से परिचित हो जाता है। आधुनिक प्रभाव है इसके। ये अवस्था गहरी ध्यान अवस्था और आत्मज्ञान से जुड़ी हुई है और जिन लोगों ने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया है वे इस अवस्था के करीब होते हैं, क्योंकि वो एकाग्र अवस्था में रहते हैं। जिन्होंने संतोष पा लिया, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है, महर्षि पतंजलि कहते हैं संतोष से बड़ा कोई उत्तम सुख नहीं है, ये अनुत्तम है। ऐसा वह जीवन उसका होता है, वह जैसा भी रहता है वह उसमें रजा में ईश्वर की उसी की खुश रहता है, उसमें प्रसन्न रहता है। वर्तमान समय में ये कम ही देखने को मिलता है कि लोग बाहरी सुख सुविधाओं पर अधिक निर्भर रहते हैं, वह आत्म संतुष्ट नहीं होते और इसी कारण से वह बहुत तनाव में विचलित रहते हैं। तो ये आधुनिक प्रभाव है और समाधान इसका है गहरी साधना, ध्यान और योग के प्रति समर्पण इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायक है। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात् का अभिप्राय है, समाधि सिद्ध हो जाती है जब ईश्वर प्रणिधान से मतलब ईश्वर के प्रति आपका समर्पण हो जाए, अकर्ता का भाव आ जाए कि ये जो मैं कार्य करता हूँ ये ईश्वर कर रहा है, उसके अनुसार ये शरीर उसका एक माध्यम से कर रहा है, मैं नहीं करता। ये एक अपनापन छोड़ करके उस अकर्ता का भाव जो उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं योग के प्रति समर्पण। ध्यान और गहरी साधना से ये हो पाता है। इसी के साथ और अंतिम में ध्यान का गहरा अभ्यास और निस्वार्थ सेवा व्यक्ति को और अवस्था में और गहन अवस्था में ले जाता है। ये निष्कर्ष के रूप में हम जानेंगे, इन 5 अवस्थाओं को समझकर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को मूल्यांकन कर सकता है, स्वयं को जान सकता है। योग दर्शन हमें ये सिखाता है कि मानसिक शांति और स्थिरता कोई तत्काल उपलब्धि नहीं होती, बल्कि एक निरंतर अभ्यास और आत्मनियंत्रण का परिणाम है। नहीं तो साधु संत कई बार उनको भी झलक मिलती है, कुछ क्षणों के लिए, कभी कभी तो कई समय के लिए भी वो भी ध्यानस्थ होते हैं, पर फिर भी क्योंकि जीवन बड़ा है, जीवन बड़ा है तो शरीर प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो उसमें विकृति आना स्वाभाविक है। क्षण भर व्यक्ति परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन है, इसलिए का तत्काल उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए निरंतर ये अभ्यास मांगता है, निरंतर साधना मांगता है, आत्मनियंत्रण का परिणाम हो पाता है। ये आधुनिक समय में ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से हम चित्त को एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की ओर ले जा सकते हैं। तो यही इस पूरे सेशन का यही उसका उद्देश्य है, इसका निष्कर्ष है। चित्त की इन अवस्थाओं का अध्ययन और अभ्यास व्यक्तिगत विकास के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम, अत्यंत उपयोगी माना गया है, लाभकारी माना गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।